So welcome back friends. Like in the last video we were discussing about the cleaning validation and we discussed some basic concepts of the cleaning validation where we discussed about some basic traits or basic attributes that were to be identified during cleaning validation activity. So हम लोगों ने उसमें आइडेंटिफाई किया था कि उसमें जो है 6 तरह के एक्टिविटीज होते हैं जो हमें करने होते हैं, लाइक इक्विपमेंट मैट्रिक्स, इक्विपमेंट ट्रेन, प्रोडक्ट सरफेस, प्रोडक्ट कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया, देन वन इज प्रोडक्ट मैट्रिक्स, मैको एंड MAR वैल्यू. तो हम उसमें आप इस तरीके से समझिए कि 3 जो है उनमें से इक्विपमेंट के एट्रीब्यूट्स हैं और 3 जो हैं प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स हैं. तो हम इन दोनों को अलग अलग तरीके से समझेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द एट्रीब्यूट्स दैट आर रिलेटेड टू द इक्विपमेंट. सो उनमें सबसे पहला जो एट्रीब्यूट आता है वो होता है हमारा इक्विपमेंट मैट्रिक्स. So first of all we have to identify that how to prepare the equipment matrix and how to justify it. Like हम लोग स्टार्टिंग से कहते आ रहे हैं that cleaning validation is based on the risk based approach. हमें जो complete डाटा है, जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो रिस्क बेस्ड अप्रोच पे लेके चलनी होती है. अब जैसे इनमें हमारा इक्विपमेंट मैट्रिक्स बनाते हैं तो हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं, हम उसे जस्टिफाई करते हैं दैट द इक्विपमेंट सरफेस एरिया और द इक्विपमेंट दैट वी हैव सेलेक्टेड फॉर द क्लीनिंग वैलिडेशन एक्टिविटी इज जस्टिफाइड, या उसका जो भी सिलेक्शन क्राइटेरिया हम उसे वहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं. अब लाइक हमने यहाँ पे देखिए एक छोटा सा इक्विपमेंट मैट्रिक्स बनाया है जिसमें हमारे पास RMG हैं. RMG हमारे पास 3 तरह के RMG हैं, देन 3 तरह की FBD हैं एंड देन 3 तरह के ऑक्टागोनल ब्लेंडर हैं. अब इसमें आप एक चीज़ देखेंगे तो मैंने जब जहाँ पे RMG लिखा है तो वहाँ पे सिर्फ RMG ही है, जहाँ पे FBD की बात करी है तो वहाँ पे सिर्फ FBD ही है, मैंने वहाँ पे FBP या FBC की बात नहीं करी है. ऐसे ही जब मैंने ऑक्टागोनल ब्लेंडर की बात करी है तो सिर्फ ऑक्टागोनल ब्लेंडर ही है, इसमें मैंने कोई स्क्वायर कोन ब्लेंडर या फिर मैंने डबल कोन ब्लेंडर इसको ऐड नहीं किया है. मतलब ये जो एक मेरा मैट्रिक्स है ये मुझे हेल्प करेगा कि जैसे मेरा RMG है तो उनमें से मैं कौन से RMG को सिलेक्ट करके अपने सरफेस एरिया कैलकुलेट करूं, या FBD को लूँ तो मैं कौन से FBD को लेके अपना सरफेस एरिया कैलकुलेट करूं, या ऑक्टागोनल ब्लेंडर है तो उसमें मेरा कौन सा ऑक्टागोनल ब्लेंडर के सरफेस एरिया को लेके मैं प्रोडक्ट सरफेस एरिया कैलकुलेट करूं. अब आप इसमें देखेंगे तो सबसे बड़ा सरफेस एरिया किसका हो सकता है. लाइक मैंने लिखा RMG 10 लीटर, 100 लीटर और 300 लीटर. हमें एक बात का और ध्यान रखना है कि जो भी हम इक्विपमेंट उस मैट्रिक्स में डाल रहे हैं उनका मेरा क्लीनिंग प्रोसीजर सिमिलर होना चाहिए, या वो उसी हिसाब से ज्योमेट्रिकली डिफाइन होना चाहिए. जैसे अगर मैं कहूँ RMG तो RMG का मेरे इक्विपमेंट क्लीनिंग का जो प्रोसीजर होगा वो सिमिलर होना चाहिए. ऐसा ना हो कि एक में मैं जो है वाटर बेस्ड क्लीनिंग कर रहा हूँ, किसी में मैं सर्फेक्टेंट बेस्ड क्लीनिंग कर रहा हूँ, या किसी में मेरा हॉट वाटर का क्लीनिंग प्रोसीजर. मतलब सेम होना चाहिए मेरा क्लीनिंग प्रोसीजर. क्लीनिंग एजेंट में सेम होने चाहिए, मेरे जो क्लीनिंग टूल्स हैं वो सेम होने चाहिए. जैसे आप यहाँ पे देखेंगे RMG है तो मैं यहाँ पे ये एक मान के चलता हूँ कि मेरे RMG का क्लीनिंग प्रोसीजर सेम होगा, सिमिलर होगा. अब जैसे यहाँ पे अगर मुझे 5 लीटर लगता है तो यहाँ पे मुझे 50 लीटर पानी लगेगा, और ऐसे यहाँ पे मुझे 150 लीटर पानी लगेगा. ये नहीं हो कि यहाँ पे मैं 2 लीटर पानी में काम क्लीनिंग कर ले रहा हूँ, यहाँ पे मुझे 100 लीटर पानी लग रहा है और यहाँ पे मुझे 600 लीटर पानी लग रहा है. ऐसा डिफरेंस नहीं होना चाहिए. सिमिलरली FBD में भी मेरा क्लीनिंग प्रोसीजर सिमिलर होना चाहिए. उनमें ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिकेशन में काम हो सकता है बट डिफरेंस नहीं होना चाहिए, और अगर डिफरेंस है तो जस्टिफाई होना चाहिए. जैसे मैंने बताया कि FBD 10 लीटर का है तो मान लीजिए यहाँ पे मुझे इसे क्लीन करने में मुझे मान लीजिए 50 लीटर पानी लगता है, तो 100 लीटर वाले में मैं 500 लीटर पानी यूज करूँगा, और जहाँ पे मैं 300 लीटर की FBD की बात करता हूँ तो वहाँ पे मेरा 1,500 लीटर यानी कि 1500 लीटर्स ऑफ वाटर यूज हो सकता है. ऐसे ही जब मैं ऑक्टागोनल ब्लेंडर की बात कर रहा हूँ तो उनमें भी मेरा क्लीनिंग प्रोसीजर सिमिलर होना चाहिए, उनमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होना चाहिए. तो अब यहाँ से मुझे एक आइडिया मिल जाता है कि मैं कौन से इक्विपमेंट को लेके अपना मैट्रिक्स में
प्रोडक्ट सरफेस एरिया डिफाइन कर सकता हूँ, या किसके थ्रू मैं अपने इक्विपमेंट ट्रेन को प्रिपेयर कर सकता हूँ। अब जैसे मैंने कहा RMG 300 लीटर को ले लेता हूँ, FBD 300 को ले लेता हूँ और ऑक्टागोनल ब्लेंडर 600 को ले लेता हूँ। अब इससे मेरा क्या हो जाएगा कि जो भी इससे छोटे सरफेस एरिया वाले इक्विपमेंट हैं जिनका कि क्लीनिंग प्रोसीजर सिमिलर है इन नेचर है, वो उनको मैं एक साथ जस्टिफाई कर सकता हूँ। फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं कि इक्विपमेंट मैट्रिक्स में हम लोग सिमिलर टाइप के इक्विपमेंट जिनका कि वर्किंग प्रिंसिपल और क्लीनिंग प्रोसेस सिमिलर होना चाहिए और सिमिलर क्लीनिंग एजेंट्स होने चाहिए, सिमिलर क्लीनिंग प्रोसीजर्स होने चाहिए, किसी में मेरा डिफरेंस नहीं हो, उनको मैं एक जगह ग्रुपिंग करता हूँ, ये मुझे कहलाता है इक्विपमेंट मैट्रिक्स। तो एक इक्विपमेंट मैट्रिक्स अगर मैं एक लेके चलूँ तो उसमें आपको दिखेगा कि एक जैसे जो इक्विपमेंट है उनको मैंने इनलाइन किया हुआ, एक जगह ग्रुप किया हुआ है। इससे मुझे ये हेल्प मिल जाती है कि किस इक्विपमेंट को मैं अगर कंसिडर करता हूँ तो मेरा क्लीनिंग वैलिडेशन जस्टिफाई हो सकता है। अब इसमें मेरा आ जाता है सेकंड प्रोसेस है इक्विपमेंट ट्रेन। तो अब हम लोग समझेंगे कि इक्विपमेंट ट्रेन होता क्या है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि एक मैंने बेसिक आइडिया ऑफ इक्विपमेंट ट्रेन दिया है जो कि एक ग्रेनुलेशन स्टेज पर है। अब यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास 3 तरह के इक्विपमेंट ट्रेन बन के आ रहे हैं। पहला, डिस्पेंस मटेरियल को मैं RMG करके ग्रेन्यूल्स जनरेट करता हूँ, देन उसको FBD में ड्राई करता हूँ, देन ऑक्टागोनल ब्लेंडर से उसे मैं ब्लेंड करता हूँ। इस तरह के प्रोसीजर्स में जो भी प्रोडक्ट में फॉलो होंगे उनको मैं एक अलग प्रोडक्ट मैट्रिक्स में डिफाइन करूँगा। सेकंड मेरा इक्विपमेंट ट्रेन आप देख रहे होंगे, डिस्पेंसिंग के बाद डायरेक्ट ड्राइंग एंड देन ऑक्टागोनल ब्लेंडर में डायरेक्ट मिक्सिंग। थर्ड एक इक्विपमेंट ट्रेन आपको दिख रही होगी, डायरेक्ट डिस्पेंसिंग से ऑक्टागोनल ब्लेंडर। तो यहाँ पे आप इस तरीके से समझिए मेरा इक्विपमेंट ट्रेन क्या प्रूव करता है। इक्विपमेंट ट्रेन इज ए सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इक्विपमेंट्स दैट आर यूज्ड इन ए प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग। लाइक जैसे मैंने बताया कि डिस्पेंसिंग, देन शिफ्टिंग, देन RMG, देन ड्राइंग, देन ऑक्टागोनल ब्लेंडर। Similarly, there could be one that dispensing, shifting and direct octagonal blender या डायरेक्ट डिस्पेंसिंग से ऑक्टागोनल ब्लेंडर। तो ये एक मेरे इक्विपमेंट ट्रेन्स होते हैं, ये अलग अलग हो सकते हैं। अब ये हमें किस लिए बनाने पड़ता है, क्योंकि मेरे अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए मेरे प्रोडक्ट कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया अलग होंगे। तो अब अलग अलग इक्विपमेंट जब सरफेस एरिया होगा तो उनका मेरा मैक्रो वैल्यू उसी हिसाब से कैलकुलेट होगा। अब मैं चाहूँ तो इस ट्रेन को मैं अलग अलग भी बना सकता हूँ या इनको मैं डायरेक्ट एक ही लूप में रख के भी काम कर सकता हूँ। यानी कि जिस भी प्रोडक्ट में मेरा ये ट्रेन यूज होगी उनको मुझे सेपरेटली सेग्रीगेट करना, ग्रुपिंग करना है। और जब मेरा एक बार इक्विपमेंट ट्रेन बन के तैयार हो जाती है तो मुझे ये आइडिया मिल जाता है कि मेरे किस प्रोडक्ट में मेरे कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होंगे और मुझे उनमें क्लीनिंग वैलिडेशन के टाइम पे सैम्पलिंग कहाँ से करनी है। इफ़ इन केस मैंने इस पूरे को, मान लीजिए मैंने डिस्पेंसिंग से ऑक्टागोनल ब्लेंडर वाला भी, डिस्पेंसिंग से ड्राइंग और ब्लेंडर वाला भी, और डिस्पेंसिंग RMG, FBD और ऑक्टागोनल ब्लेंडर, इन तीनों इक्विपमेंट ट्रेन को मैंने एक ही जगह ग्रुप कर लिया और मैंने वर्स्ट केस जो आइडेंटिफाई किया वो डायरेक्ट डिस्पेंसिंग से ऑक्टागोनल ब्लेंडर पे जाता है। तो उसमें क्या होगा कि ठीक है, सरफेस एरिया मेरा बढ़ जाएगा, मैक्रो वैल्यू कम हो जाएगी। बट इन दैट केस हमारे जो RMG का क्लीनिंग प्रोसीजर्स हैं और जो FBD का क्लीनिंग प्रोसीजर है वो प्रूव नहीं हो पाएगा। हमारा जो डिस्पेंसिंग से डायरेक्ट ऑक्टागोनल ब्लेंडर है तो ऑक्टागोनल ब्लेंडर की क्योंकि सैम्पलिंग होगी उसमें तो वहाँ तो वो प्रूव हो जाएगा, बट RMG और FBD प्रूव नहीं हो पाएगी। इसीलिए मुझे हर एक इक्विपमेंट ट्रेन के लिए अलग अलग वर्स्ट केस आइडेंटिफाई करना होगा। जैसे मान लीजिए डिस्पेंसिंग, RMG, FBD और ऑक्टागोनल ब्लेंडर, इसमें मेरे 4 प्रोडक्ट 1, 2, 3 एंड 4 बनते हैं। हो सकता है उनमें से कोई वर्स्ट केस हो, मान लीजिए नंबर 1 हो जाए। नंबर 1 जो प्रोडक्ट है वो मेरा इस इक्विपमेंट ट्रेन में वर्स्ट केस हो सकता है। सेकंड एक डिस्पेंसिंग से FBD एंड देन ऑक्टागोनल ब्लेंडर पे आ रहा है। इस केस में हो सकता है मेरा जो वर्स्ट केस प्रोडक्ट बने वो ABCD में से मान लीजिए B बनता है। देन एक थर्ड इक्विपमेंट ट्रेन है मेरा डिस्पेंसिंग से डायरेक्ट ऑक्टागोनल ब्लेंडर। हो सकता है इसमें जो भी मेरा XYZ प्रोडक्ट बनता है उसमें से हो सकता है Z प्रोडक्ट जो है वो वर्स्ट केस हो। तो मुझे हर एक इक्विपमेंट ट्रेन के लिए अलग अलग वर्स्ट केस आइडेंटिफाई करना चाहिए। इसीलिए एक ओरल सॉलिड डोजेज फॉर्मुलेशन में मेरे पास कई इक्विपमेंट ट्रेन बन सकते हैं।
अराउंड 20 to 30 इक्विपमेंट ट्रेन्स भी बन सकते हैं बेस्ड ऑन देयर फॉर्मुलेशंस। लाइक अगर मैंने कहा सिर्फ टैबलेट का है तो हो सकता है डिस्पेंसिंग, देन ग्रेनुलेशन, देन ड्राइंग, देन ऑक्टागोनल ब्लेंडर, देन मेरे पास टैबलेट कंप्रेशन मशीन, देन कोटिंग, देन प्राइमरी पैकिंग। इसके अलावा एक हो सकता है कि मेरा डायरेक्ट डिस्पेंसिंग से डायरेक्ट ग्रेनुलेशन यानी कि डायरेक्ट कंप्रेशन यानी कि डायरेक्ट में उसे कंप्रेशन मशीन पर डाल दूँ। और एक हो सकता है कि मेरा डिस्पेंसिंग के बाद सीधा ऑक्टागोनल ब्लेंडर में जाए, देन टैबलेट कंप्रेशन हो, देन कोटिंग हो, एंड देन आगे पैकिंग जाए। एक हो सकता है कि मेरा डायरेक्ट डिस्पेंसिंग से यहाँ तक का प्रोसेस सेम हो, ऑक्टागोनल ब्लेंडर के बाद कंप्रेशन पे जाए, डायरेक्ट पैकिंग पे चला जाए। मतलब क्योंकि मेरे पास इक्विपमेंट्स की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो मेरा ओरल सॉलिड डोजेज फॉर्म्स में मेरे इक्विपमेंट ट्रेन्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं और मुझे हर एक इक्विपमेंट ट्रेन को अलग अलग मैट्रिक्सिंग करनी पड़ती है, अलग अलग मेरे प्रोडक्ट मैट्रिक्स बनाने पड़ते हैं। सो यहाँ पे आपको दो बातें आप समझनी चाहिए दैट इक्विपमेंट ट्रेन हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई फर्स्ट ऑफ ऑल the worst case on that specific equipment train, then to identify the equipments from which the sampling has to be done, and third to understand their cleaning procedures। एक चीज़ यहाँ पे और आती है क्योंकि हर एक इक्विपमेंट का मेरा क्लीनिंग प्रोसीजर अलग है। ऑक्टागोनल ब्लेंडर का क्लीनिंग प्रोसीजर अलग होगा, RMG का अलग होगा, देन ABD का अलग होगा। तो इस वजह से मेरे इक्विपमेंट ट्रेन्स अलग अलग होने के साथ साथ इनका क्लीनिंग प्रोसीजर भी अलग होगा, तो उनका क्लीनिंग वैलिडेशन भी डिफरेंट होगा। अब कुछ लोग इनमें क्या कर सकते हैं कि RMG के लिए एक जगह प्रोडक्ट डाल दिए, ABD के लिए एक जगह प्रोडक्ट डाल दिए, देन ऑक्टागोनल ब्लेंडर के लिए एक जगह प्रोडक्ट डाल दिए। तो ये भी क्राइटेरिया हो सकता है, जस्टिफाई कर सकते हैं। बट अब उस केस में क्या होता है, क्योंकि एक इक्विपमेंट का सरफेस एरिया बहुत छोटा होता है इन कंपेरिजन टू द इक्विपमेंट ट्रेन, तो वहाँ पे मेरा जो मैको वैल्यू है वो जस्टिफाई नहीं होती है। वो एक स्पेसिफिक इक्विपमेंट के लिए तो आप कह सकते हो कि हाँ जी एक इक्विपमेंट पे मेरी मैको वैल्यू 1 ग्राम पर स्वेब आ रही है या फिर जी 10 ppm पर स्वेब आ रही है, बट वो पूरे इक्विपमेंट ट्रेन को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। मैं उस एक इक्विपमेंट के क्लीनिंग वैलिडेशन से पूरे इक्विपमेंट ट्रेन को जस्टिफाई नहीं कर पाऊँगा। अब इसके अलावा एक चीज़ और आती है, जब मुझे इक्विपमेंट ट्रेन पता चल जाती है तो इट हेल्प्स मी टू कैलकुलेट द इक्विपमेंट सरफेस एरिया। एंड मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि इक्विपमेंट ट्रेन में अगर कोई नया इक्विपमेंट आता है या जाता है तो मुझे अपनी मैको वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रोडक्ट सरफेस एरिया चेंज होता है। अब वहाँ पे इट मीन्स दैट माई मैको वैल्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इक्विपमेंट सरफेस एरिया। अब जब मेरा मैको जब मुझे इक्विपमेंट ट्रेन आइडेंटिफाई हो जाती है तो वहाँ पे मुझे इक्विपमेंट सरफेस एरिया कैलकुलेट करने में भी हेल्प हो जाती है। जैसा मैंने बताया डिस्पेंसिंग, RMG, ABD, ऑक्टागोनल ब्लेंडर, मान लीजिए इसका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है एरिया। अब जब मैं डिस्पेंसिंग से ABD और ऑक्टागोनल ब्लेंडर जाऊँगा तो हो सकता है वहाँ पे मेरा RMG मान लीजिए 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वो 25 कम हो जाएगा। अब कितना रह गया? 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन डिस्पेंसिंग से डायरेक्ट ऑक्टागोनल ब्लेंडर चला गया, ये दो इक्विपमेंट चले गए। अब इन दोनों का मैंने मान लिया 25-25 है, तो डिस्पेंसिंग से डायरेक्ट जब ऑक्टागोनल ब्लेंडर जाएगा तो इक्विपमेंट सरफेस एरिया रह जाए 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मीन्स मेरा जो इक्विपमेंट ट्रेन है वो मुझे हेल्प करता है टू कैलकुलेट द इक्विपमेंट सरफेस एरिया। अब इक्विपमेंट सरफेस एरिया के लिए मुझे अलग अलग कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। द बेस्ट पार्ट जो है आपका इक्विपमेंट सरफेस एरिया में कि आप उसे वेंडर से डायरेक्ट परचेज या मंगवा सकते हैं एट द टाइम ऑफ इट्स इंस्टॉलेशन और ड्यूरिंग योर असेसमेंट। मान लीजिए आपने किसी वेंडर से कोई इक्विपमेंट मंगाया था तो आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं डेट एट दैट टाइम हमने इसका सरफेस एरिया नहीं मंगाया था, तो आप मुझे अब इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करके भेज दीजिए। हो सकता है वो आपको भेज दें या ना भी दें। अगर इन केस उन्होंने भेज दिया तो वेल एंड गुड, नहीं भेजा तो आप उसको अपनी इंजीनियरिंग की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कैसे कैलकुलेट किया जाता है सरफेस एरिया? एक बेसिक फार्मूला, एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए कि ये एक सरफेस जो है मेरा रेक्टेंगल है। अब इसका सरफेस एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ इंटू ब्रेड्थ जो है इसका मेरा सरफेस एरिया कैलकुलेट करने में हेल्प हो जाएगी। अब मान लीजिए यही एक जो सरफेस है ये मेरा क्यूबॉइड
मतलब 3 डायमेंशनल हो, तो वहाँ पे क्या होगा, लेंथ इंटू हाइट इंटू ब्रेड्थ। लेंथ उसकी लंबाई कितनी है, उसकी ऊंचाई कितनी है, एंड उसकी विड्थ कितनी है, उसकी डेप्थ कितनी है। इसके हेल्प से मेरा सरफेस एरिया कैलकुलेट कर सकता हूँ। मैं कैसे करूँगा कि जी अब मेरे पास जो है एक क्यूबॉइड में मेरे पास 4 रेक्टेंगल होते हैं, तो 4 इंटू लेंथ इंटू विड्थ जो भी है उसका, मतलब 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ और 2 इंटू लेंथ इंटू विड्थ, और 2 जो है मेरे हो सकते हैं सरफेस जो है स्क्वायर शेप हो या वो भी रेक्टेंगुलर हो सकते हैं, तो उसके हिसाब से उसकी कैलकुलेशन करी जाती है। अब इस हिसाब से मेरे पास क्योंकि 6 सरफेस है तो वो हो जाता है। ऐसे ही मेरे पास कुछ इक्विपमेंट्स अलग अलग शेप के होते हैं, कुछ कोन होते हैं, कुछ स्फेरिकल होते हैं, कुछ मिक्स होते हैं कि पता चला क्यूब भी है और नीचे कोन भी है, तो उसी हिसाब से उनका अलग अलग सरफेसेस का इक्विपमेंट सरफेस एरिया कैलकुलेट किया जाता है, और उसको फिर समेशन करके हम लोग कंप्लीट प्रोडक्ट कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया निकालते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ होती है कि मेरे पास जो भी कंप्लीट कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया निकल के आया, उसके अलावा भी हम लोग उसमें 5 या 10% एरर वैल्यू को ऐड करके काम करते हैं। अगर वेंडर ने दिया तब भी, चाहे मैंने इन हाउस कैलकुलेट किया तब भी, वो 5-10% क्यों ऐड किया जाता है, क्योंकि ये मान के चला जाता है कि हम लोग कभी भी एग्जैक्ट सरफेस एरिया कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अब इसके पीछे का रीज़न समझिए। मान लीजिए ये मेरा एक ऑक्टागोनल ब्लेंडर है, ये मेरा कोई ब्लेंडर है, ठीक ना। अब अगर मैं ये कहूँ कि ये कम्प्लीटली रेक्टेंगुलर होगा, तब मैं इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट कर सकता हूँ, बट होता क्या है कि ये थोड़ा इस शेप का होता है, यहाँ पे कर्व होते हैं, क्योंकि हम फार्मा में ये कहते हैं कि हम लोग कभी भी शार्प एजेस नहीं यूज कर सकते। तो ये जो मेरे कर्व्स हैं, इनकी वजह से मेरे शेप में इरेगुलरिटी आती है। अब उन शेप्स के साथ साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो कॉनिकल सरफेस है, बट कंप्लीट कोन नहीं है। अब मैं कैलकुलेट करके चलता हूँ कि कोन है, बट यहाँ तो कंप्लीट है नहीं। अब क्या है, इसको इस एरर को कंपनसेट करने के लिए मुझे प्लस या माइनस करना पड़ता है। तो आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कि इक्विपमेंट मैट्रिक्स, इक्विपमेंट ट्रेन और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट सरफेस एरिया मैं कैसे निकालता हूँ या मुझे क्यों रिक्वायर्ड है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द attributes that are related to the product, like product matrixing, then product का MAR value, maximum allowable residue value, and then MACO value, मतलब maximum allowable carry over। सॉरी, लास्ट टाइम मैंने contamination value बोल दिया था, it is carry over value, MACO, maximum allowable carry over value। इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक्स। राधे राधे।